नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी अंकिता और बातचीत करने के लिए विषय बहुत बड़ा है। गुरु, कोच, क्या महत्व होता है, किस तरीके से एक कोच सपने देखता है अपने खिलाड़ियों के लिए, किस तरह से उस सपने को पूरा करता है, ये सब कुछ बातचीत हो रही है वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम ने इतिहास रचा उसके इर्द गिर्द। और तारीफ हो रही है उस शख्स की जिसकी तस्वीर आज हमारे वीडियो वॉल पर है, यानी अमोल मजूमदार। अब लोग कह रहे हैं अनमोल मजूमदार। जिस तरह का उनका पिछले 2 साल का कार्यकाल रहा इस टीम के साथ, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, जो ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, कमियों पर काम किया, और आज नतीजा यह है कि भारतीय टीम वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। 2 बार इससे पहले भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां पर उसको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भारतीय टीम ने हराया पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को और फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को। कोच अनमोल मजूमदार के बारे में बातचीत करेंगे। उनके एक इंटरव्यू से 5 बड़ी बातें निकल कर आई हैं, वो आपको बताएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है इस जीत को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उनकी इसी अपडेट के साथ जो इस वक्त वो सोशल मीडिया से लेके हर जगह पर छाए हुए हैं। बड़ी बात जो उन्होंने कही, और ये हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे जब से भारतीय टीम जीती है, उसके बाद से अंकिता, कुणाल और मैंने लगातार ये बात कही है कि ये जीत 2 नवंबर को जो मिली वो वैसी ही जीत है जैसी 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम को जीत मिली थी। हाल ही में फिल्म भी आई थी उस जीत पर, और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पर उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, वैसे पैसे नहीं होते थे जैसे आज की तारीख में क्रिकेटर्स के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, वैसे पैसे नहीं होते थे। खिलाड़ी अपने जोश के लिए, जुनून के लिए खेलते थे। विज्ञापन नहीं होते थे उनके पास, बाजार में आय का कुछ और ऐसा जरिया नहीं था जो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके। यहां तक कि जब वो लौट कर आए और प्रधानमंत्री से मिलने गए, वहां कुछ फंड रेजिंग हुई, तब जाकर उनको कुछ इनाम मिला था। तो वहां से कहानी कहां तक पहुंची आज हम जानते हैं। वही बात हम लगातार वुमेन्स क्रिकेट के लिए कह रहे हैं कि वो जीत जो है वो 1983 से जिस तरह से कंपेयर की जाए या जोड़ी जाए, तो उसका रिश्ता यही है कि यहां से अब वुमेन्स क्रिकेट की तस्वीर भी बदलेगी, और उस तस्वीर के बदलने की आहट जो है अंकिता वो मिलने लगी है। अमोल पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर एक रिएक्शन। बिल्कुल, और देखिए बदलती है तस्वीर, क्योंकि जब आप जीतते हैं, जब आप जो है वो इतने संघर्षों के बाद आपको जीत मिलती है, तो डेफिनेटली जो है वो बदलाव होता है। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी टीम एक यूनिट के साथ खेलती है, उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो आप फेल्योर से ही सीखते हैं। हमेशा हमने देखा है कि जब भी आपकी टफ कंडीशन होती है, सिचुएशन टफ होती है, वहां से आपको किस तरीके से निकलना होता है। 1 मैच, 2 मैच, कई सारी ट्रॉफियां आपने मिस की हैं, कई सारी फाइनल्स में आपको हार मिली है, सेमीफाइनल्स में आपको हार मिली है। उन तमाम हार से आपको क्या कुछ सीख मिलती है, ये करके भारतीय महिलाओं ने दिखाया है। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो कोच का होता है। वो शांत रहकर जिस तरीके से बैक करते हैं अपने खिलाड़ियों को, जिस तरीके से रणनीति अपनाते हैं और कहते हैं कि हार नहीं माननी है आपको। और हमेशा हमने ये वही देखा है कि जो चक दे इंडिया का वो डायलॉग, जो 70 मिनट में क्या कुछ बदलाव, वहां पर वीडियो ने हॉकी वहां पर जीती थी। और ये अधूरा सपना अगर किसी कोच का होता है, उनकी आंखों में जो पल रहा होता है वो किसी और के हाथों डेफिनेटली वो पूरा करवाते हैं। वो सपना साकार कराया यहाँ पर अमोल जो है वो मजूमदार ने। और ये दर्शाता है कि अगर आप में वो प्रतिभा है, वो काबिलियत है और वो जज्बा है आपको वो करने का, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, जो विश्वास जो है वो भारतीय महिलाओं ने किया। और देखिए, एकजुट होकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया, बहुत बड़ी उपलब्धि। जैसा उन्होंने कहा कि वैसा ही फील हो रहा जैसे 1983 में पहली बार भारतीय टीम ने जो है वो ट्रॉफी जीती थी। मेंस क्रिकेट टीम का जो अभी बदलाव आपने देखा है, जिस तरीके से हर खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस आता है, तो जीत के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है। तो एक अच्छा अप्रोच भारतीय महिलाओं का रहा है। और तस्वीर हम लगातार वही बात कर रहे हैं कि एक जीत के बाद आपकी तस्वीर, आपकी सोच जो है वो बदलती दिखाई देती है। वो बदलाव जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और कहा भी जाता है, हमने पढ़ा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कुछ वैसी ही कहानी है। कल मैच में जीत के बाद हरमन ने जिस तरह से जाकर उनके पैर छुए, वो दिखाता भी है कि किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का सम्मान है अपने कोच के लिए, अपने एक तरीके से मेंटोर के लिए, जो भी शब्द आप चुनना चाहें। क्या कहा उन्होंने, 5 बड़ी बातें उनके एक इंटरव्यू से निकाली है हमने, और वो वन लाइनर्स में आपको दिखाते हैं, जो अपने आप में हर एक पॉइंट बहुत एलिबरेट करने वाला है, बहुत विस्तार से बात करने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल जो है वो शानदार रहे, और इस टीम की सबसे बड़ी जो बात है अंकिता, वो है एकजुटता। और ये हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा किस तरह से, वो जो मैंने एक शब्द बार बार कहा कि दीदी, यहाँ कोई बॉस या कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, यहाँ एक तरीके से एक टीम है जिस टीम में छोटी बड़ी बहनें खेल रही हैं। 11 बहनें एक साथ मैदान में हैं,
और जब 11 बहनें एक साथ मैदान में हो तो फिर उनको हराना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस एकजुटता का उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अनुभवों को टीम के साथ लगातार साझा किया। अगर आप देखें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस खिलाड़ी ने इतने रन बनाए वो कभी खेल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जो चीज़ ऑब्जर्व की कोच के तौर पर, इससे पहले भी जुड़े रहे हैं, रणजी ट्रॉफी स्टेट टीम के साथ जुड़े रहे हैं, आईपीएल के साथ जुड़े रहे हैं, उन अनुभवों को उन्होंने साझा किया। लगातार 3 हार को लेकर टीम को वो लगातार समझाते रहे, जो हम और आप अक्सर चर्चा कर रहे थे कि भाई ये हार जो है वो रिजल्ट जरूर हार में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप मैच के नतीजे को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आकलन करेंगे, तो आप पाएंगे कि वहां पर हार और जीत का फर्क जो है वो बहुत कम था। इसलिए उससे बहुत ज्यादा परेशान होने, घबराने या हताश होने की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था जहां जेमिमा को ड्रॉप करना पड़ा, वो सबसे कठिन फैसला था इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। उसके अलावा फाइनल में जो शेफाली का प्रदर्शन था, हम सब जानते हैं जिस तरह से उन्होंने 80+ रन की पारी खेली और उसके बाद 2 क्रूशियल विकेट निकाले, उस पार्टनरशिप को तोड़ा साउथ अफ्रीका की, जो धीरे धीरे खिताब की तरफ कदम बढ़ा रही थी। आप अगर इस पूरी जो करिश्माई फिल्म है वुमेन्स वर्ल्ड कप की, अंकिता, जिसमें शुरुआत बड़ी अच्छी होती है, फिर बीच में जो है वो जैसे एक हिंदी फिल्म में होता है, एक विलन आता है, विलन जो है आपको परेशान करता है, तरह तरह से आपको तकलीफें देता है। वैसे वो 3 टीमों ने आपको तकलीफें दी, लेकिन जैसे एक हिंदी फिल्म में होता है पारंपरिक तौर पर कि अंत भला तो सब भला, हैप्पी एंडिंग होती है, वो हैप्पी एंडिंग हुई है। लेकिन अगर इन 5 पॉइंट्स को आप मिला दें, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की कहानी इसमें सिमट जाती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यूनिटी की बात की कि अगर एकजुटता आपकी टीम में है या फिर आपके फैमिली में है, मतलब आप ओवरऑल बात करेंगे तो वो एकजुटता होनी चाहिए। वो यहाँ पर भारतीय टीम में दिखाई दी, जो कि हमने देखा कि शुरुआत से लेकर अंत तक जिस तरीके से यहाँ पर हमने उनकी बल्लेबाजी देखी, उनका संघर्ष देखा और वो मेहनत हमने देखा भी है कि 3 हार के बाद जो है वो बैकफुट पर आप चले जाते हैं, वहाँ से कैसे बाउंस बैक करना है, कैसे आपको जो है वो मोटिवेट होना है, वो मोटिवेशन देने का काम जो है वो कोच ने किया। पूरी टीम ने जो है वो कहीं ना कहीं, हर एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैच से पहले आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और कौन सी ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है जो आपने पिछले मैच में करी है, तो वो तमाम सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि एक टीम को अगर आगे बढ़ाने के पीछे क्रिकेटर का हाथ होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कोच का होता है, जो बैक करते हैं, आपको समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक्सपीरियंस, भले ही वो नीली जर्सी वो नहीं पहन पाए, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो प्लेयर्स के साथ बातचीत, वो दूर से भले ही आप ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, जो कि उन्होंने भारतीय महिलाओं को भी प्रेरित किया। तो तमाम सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि एक कोच जिस तरीके से बैक आपको करते हैं, आपको डांट भी लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जो मैच टीम इंडिया हार गई थी, वहाँ पे जो है वो डांट फटकार भी, हरमन ने भी वो इंटरव्यू दिया था जहाँ पर थोड़ी बहुत डांट पड़ी, थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा ही पड़ी होगी, लेकिन फिर भी डांट पड़ती है तो आप शायद और भी अच्छा करते हैं। जो कमियां आपके अंदर होती है तो शायद वो और भी निखार वहाँ पर आने की कोशिश आप करते हैं। तो भारतीय महिलाओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और सबसे बड़ा श्रेय जो है वो बार बार हर कोई, मतलब आप अगर सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो सब जो है वो तारीफ कर रहे हैं और उसके पीछे की कहानी जो है वो आई थिंक सबको जाननी चाहिए। जिस तरीके के वो प्लेयर हुआ करते थे और जिस तरीके के कोच उन्होंने अपनी टीम को जिताया, तो अपने आप में गर्व की बात है। और यही चीज़ें जो है वो दर्शाती हैं कि भले वो सपने आपकी आंखों में पूरे जो नहीं हो पाए, आपने दूसरों के हाथों करवाया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और वो उस ज़बरदस्त लिस्ट में आ गए हैं, अनोखी लिस्ट में आ गए हैं, जिसमें 1983 में मान सिंह थे जो भारतीय टीम के साथ गए थे। उसके बाद भारतीय टीम गैरी कर्स्टन के अंडर में 2011 वर्ल्ड कप जीती। उससे पहले लालचंद राजपूत हुआ करते थे भारतीय टीम के साथ जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। उससे पहले आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने भारतीय टीम को इतिहास में इस तरह की ट्रॉफीज दिलाई हैं, जिसमें राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर का नाम रिसेंटली जुड़ा था। अब उस लिस्ट में नाम जुड़ गया है अमोल मजूमदार का भी है। कोच क्या करता है, मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको 2011 वर्ल्ड कप की, क्योंकि हम लोग लगातार कोच के इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे हैं। 2007 में क्या हुआ था कि अंकिता, भारतीय टीम बांग्लादेश से हार गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद 2011 में पहला मैच भारतीय टीम का बांग्लादेश से था, बांग्लादेश में था। हर टीम का खिलाड़ी जो है ना, वो मतलब टीम का हर खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि भाई जिस तरह से 2007 में उलटफेर हुआ था, भारतीय टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी, थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। गैरी कर्स्टन होते थे भारतीय टीम के कोच, और मुझे याद है जिस दिन पहला मैच था उससे एक रोज पहले मैं ग्राउंड में बैठा हुआ था, अपने काम को खत्म कर चुका था, और जब मैं निकलने वाला था तब मेरी और टीम जा चुकी थी प्रैक्टिस करके, पूरी टीम का एक सपोर्ट स्टाफ का हर एक आदमी जा चुका था। अचानक मेरी नजर गई जब ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो मैंने देखा कि वहां गैरी कर्स्टन अकेले बैठे हुए हैं। मेरी समझ से परे था कि पूरी टीम जा चुकी है, सपोर्ट स्टाफ जा चुका है, गए हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, फिर गैरी कर्स्टन आखिर कर क्या रहे हैं।
तो एक पत्रकार कह लें, उसके मन में जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा के तहत मैं भी वहां स्टेडियम में बैठ गया। आधे घंटे में बैठा रहा। गैरी कर्स्टन वैसे के वैसे बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो इनसे बात करते हैं। मुझे लगा शायद ऐसा हुआ हो कि बस छूट गई हो, गाड़ी छूट गई हो, गाड़ी दोबारा आ रही हो, लेकिन स्टेडियम से होटल इतना दूर नहीं था कि गाड़ी उतनी देर में ना आती। तो मैं समझ गया कि किसी पर्पज से रुके हुए हैं। फिर मैं गया उनसे और मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के, सीधे पूछता तो शायद वो बताते भी नहीं, तो घुमा फिरा के उनसे पूछा कि वो किस लिए वहां बैठे हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ ऐसे ही मैं दिए, वो उन्होंने बताया नहीं। मैं फिर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा अंकिता, जैसे ही थोड़ा सा सूरज की रोशनी कम हुई, वैसे मैंने देखा कि उन्होंने जाके मैदान के अलग अलग हिस्से में घास को ऐसे हाथ से छुआ और उसके बाद देखा। वो ये देखना चाह रहे थे कि ओस कितनी पड़ेगी। बहुत छोटी सी बात है, देखिए तो लगे कि इससे क्या ही उन्होंने बड़ा काम कर दिया, लेकिन एक मैच में जो डे नाइट मैच हो, वहां पर जब आप प्लेइंग 11 चुनते हैं, उस वक्त ओस का जो रोल होता है, वो रोल कितना क्रूशियल होता है, वो उसके आकलन के लिए अकेले वहां बैठे रहे कम से कम 2-2.5 घंटे। और उसके बाद उन्होंने जाकर निश्चित तौर पर कप्तान को, महेंद्र सिंह धोनी को अपना इनपुट दिया होगा। मैच वो भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में खेला था। मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग ने शानदार बल्लेबाजी की थी, विराट कोहली की भी उसमें अच्छी बैटिंग थी। तो ये कोच का काम होता है। कोच कोई रिंग मास्टर, सर्कस का रिंग मास्टर जो होता है ना, जो एक रिंग लेके सारे जानवरों को नचाता है, कोच वो नहीं होता। कोच एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है जो हर म्यूजिशियन को ये सहूलियत देता है कि आप अपने मन का म्यूजिक पीस बजाइए, मैं उसको जोड़ के कुछ अच्छा बनाऊंगा। तो ये काम है कोच का, जो काम कोच ने किया है, अमोल मजूमदार ने किया है। उनका एक और बयान आपको दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है वो भी, क्योंकि जैसे अभी तक बहुत से लोगों को नहीं भरोसा हो रहा है कि वाकई भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। इस टीम पर मुझे गर्व है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। ये अविश्वसनीय उपलब्धि है। अब इसके बाद खिलाड़ियों को जो कुछ हासिल होगा उसे वो पूरी तरह डिजर्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की थी, उन्होंने हर एक भारतीय को गर्व का मौका दिया है, ये कहना था अमोल मजूमदार का जब मैच जीती थी भारतीय टीम उसके तुरंत बाद। और उसके बाद उन्होंने जो एक विस्तार से इंटरव्यू दिया, वो जो है हमने आपको शुरुआत में दिखाया, जिसकी 5 बड़ी बातें। वो पैर छूना, हालांकि पैर छूने की कोशिश हरमन ने जय शाह की भी की, हालांकि जय शाह ने पैर पीछे खींच लिया है, वो एक अलग, उसको भी लेकर अलग अलग बातें। मतलब बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको हर चीज में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में ही मजा आता है। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर किसी को आप अपने बड़े भाई की तरह से देखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो फिर पैर छूने में दिक्कत क्या है। हम भारतीय परंपरा के लोग हैं भैया, हमारे यहाँ हाथ जोड़ के नमस्ते करना और पैर छूना, इसी तरीके से लोग अभिवादन करते हैं अपने बड़ों का। यही सिखाया गया है बचपन में। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, कहीं जाते हैं बाहर, तो माँ बाप सिखा के ले जाते हैं, जो भी बड़ा मिलेगा उसके पैर छूना, जो भी बड़ा मिलेगा उसको नमस्ते करना। यही तो किया उन्होंने, इसमें क्या है। और जिस तरीके से कोच साहब का पैर छुआ, वो तो बड़ा दिल को छू लेने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, आई थिंक ये नेचुरल चीज़ें आती हैं जब आपको पता होता है इतने संघर्षों के बाद आपको जीत मिली है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा नहीं हो गया कि आप इस बात को जो है वो लगातार इतना ज़्यादा खींचेंगे। और वो नेचुरल था उनकी तरफ से, पहले उन्होंने भांगड़ा किया और ये जीत आई थिंक हम सब जो है वो मतलब कोई भी होगा, मतलब खुशी के मारे जो है वो हर कोई थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहता है। और भारतीय महिलाओं ने भी वही किया, जिस तरीके से प्रदर्शन हमने देखा और जिस तरीके से हमेशा हमने देखा है कि भारतीय महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा है, और वो फेल्योर जहां से 3 मैच भारतीय टीम हार गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप शुरुआत के मैच जीतते हैं तो आप में वो कॉन्फिडेंस होता है, आपको लगता नहीं हर एक मैच में जो है वो आपको जीत मिलेगी, लेकिन नहीं, जब आपको हार मिलती है, बैक टू बैक 3 हार मिलती है, तो आप टूट जाते हैं। आप फिर से वही चीजें आपके दिमाग में आने लगती है कि क्या फिर से वो सपना टूट जाएगा जो हमने 2005 और 2017 में देखा था, क्या फिर से वो सपना हम सजो पाएंगे, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा। उसके लिए जो सबसे बड़ा योगदान यहाँ पर कोच का होता है, जो उनके एक्सपीरियंस थे, जो उनके अनुभव थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है नीली जर्सी ना पाना, इतने सारे रन बनाना, और उसके बाद टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन ना होना, इंतजार करना, अपनी बारी का इंतजार करना, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद मोटिवेशन हर किसी की लाइफ में होता है। उनके पिता ने भी कहा कि तुम्हें बहुत सारा क्रिकेट बाकी है। और फिर उसके बाद उन्होंने रणजी खेला, वहां पर ट्रॉफीज जिताई। उसके बाद रोहित शर्मा जैसे जो स्टार प्लेयर निकले, उनके ही मतलब एक तरीके से सानिध्य में निकले हैं। तो ये तमाम सारी चीजें होती है। और फिर चलिए ठीक है, अगर आपके सपने पूरे नहीं होते तो किसी और के जरिए वो पूरे होते हैं, और फिर आप वो देखते तो आपको अच्छा लगता है। तो ये स्टोरी उनकी रही है। तो इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और भारतीय महिलाओं को अपने एक्सपीरियंस भी बताया कि देखिए, मुझे जर्सी नहीं मिल पाई, लेकिन आप लोगों को जो जर्सी मिली है उसका उपयोग कैसे करना है, उसके लिए कैसे गाइड करना है, वो मैं आप सबको करूंगा, लेकिन आउटकम जो ग्राउंड पर आपको देना है वो आपको देना है। वो महिलाओं ने किया, और यही जो है किसी सपने से कम नहीं था। वो हर कोई कह रहा है कि वो ड्रीम लग रहा था, चाहे वो जेमिमा की बात करें, चाहे वो सारे प्लेयर्स की बात करें, मतलब हर कोई यही कह रहा था कि पता नहीं कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो जाती है, लेकिन उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत जो है वो रंग लाई। बिल्कुल। और आप जब ये बातें कर रही थी तो मुझे अपने इलाहाबाद से लेकर और अभी तक इतने सारे कोचेस के नाम याद आ रहे थे अंकिता, जिन्होंने
बगैर किसी के लिए कुछ बताए, बगैर कुछ कहे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए भारतीय टीम को जिन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को फिर चैंपियन बनाया, चाहे वो हमारे इलाहाबाद में देवेश मिश्रा होते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनके खिलाए प्लेयर्स इंडिया के लिए खेले। उसके बाद आप आ जाइए इधर देश प्रेम आजाद, जिन्होंने कपिल देव जैसा खिलाड़ी दिया, जिन्होंने चेतन शर्मा जैसे खिलाड़ी दिया, एएन शर्मा जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग जैसा खिलाड़ी दिया, संजय भारद्वाज जिन्होंने गौतम गंभीर जैसा खिलाड़ी दिया, हमारे विराट कोहली के राजकुमार शर्मा भाई साहब जिन्होंने विराट कोहली जैसा कप्तान दिया। वहां पर चले जाइए मुंबई में दिनेश लाड हैं जिन्होंने रोहित शर्मा जैसा कप्तान भारत को दिया। तो ये वो खिलाड़ी हैं, तारक सिन्हा सर दिल्ली के, मतलब इतने खिलाड़ी उन्होंने दिए भारतीय टीम को, लेकिन कहीं उस तरह से जिक्र नहीं होता है, लोगों को इनके नाम तक नहीं पता होते क्योंकि ये उस तरह से लाइमलाइट में नहीं आते, सुर्खियों में नहीं आते। लेकिन अब जब आप बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो फिर आप भी सुर्खियों में आते हैं, जो अमोल मजूमदार के साथ इस वक्त हो रहा है। एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। आपको दिखाते हैं उनका आंकड़ा, जरा दिखाइए उनका ग्राफिक्स, जिसमें हम बता रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका क्या योगदान रहा। 171 फर्स्ट क्लास मैच में 11,167 रन, 48.13 की औसत और 30 शतक। सिर्फ और सिर्फ आप एक बात कह सकते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, या आप ये कह सकते हैं कि संभवतः वो एक ऐसे समय में थे, एक ऐसे एरा में खेल रहे थे जिस एरा में भारतीय टीम में जगह ही नहीं बन पाई। सेम गोज विद सच काइंड ऑफ प्लेयर्स अंकिता, पता नहीं कितने प्लेयर हैं, मुझे याद है एमवी श्रीधर होते थे, अब तो खैर नहीं रहे, 22 शतक थे उनके। डोमेस्टिक क्रिकेट में इंडिया नहीं खेल पाए। मेरे शहर के दो खिलाड़ी, एक आशीष विश्वन जैदी और एक उबैद कमाल, ये दो खिलाड़ी ऐसे थे, जैदी भाई, और ये दोनों मतलब ऐसा लगता था कि इनको तो इंडिया खेलना ही खेलना है। दोनों फास्ट बॉलर्स थे और बड़े स्टार थे, हाईएस्ट विकेट टेकर थे जैदी भाई एक समय में। और उबैद कमाल ने तो यूपी की टीम छोड़ी, पंजाब भी जाकर खेला कि शायद वहां, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि नॉर्थ साउथ से कुछ प्लेयर आएंगे, यहां से आएंगे, वहां से आएंगे, तो शायद वहां से मौका मिल जाए, नहीं खेल पाए। विजय तैलंग एक प्लेयर थे, मुझे याद आता है विदर्भ के, कमाल के ओपनर थे, इतने डैशिंग बैट्समैन थे अंकिता कि कहा जाता है कि श्रीकांत जिस एरा में थे उस एरा के वो बैट्समैन थे कि उनसे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन थे, लेकिन नहीं खेल पाए क्योंकि श्रीकांत वहां पर थे। तो ऐसे खिलाड़ियों की एक लंबी फेहरिस्त है, और जब भी ये लगता है तो लगता है कि ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी हमें अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहिए। तो कोशिश करेंगे एक सेगमेंट भी ऐसा शुरू करें जल्दी ही, जिसमें हम आपको ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो बहुत डिजर्विंग थे, मोस्ट डिजर्विंग थे। वकार यूनुस जैसे खिलाड़ी ने अंकिता, जब आशीष विश्वन जैदी को देखा गेंदबाजी करते हुए और उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके आंकड़े देखे, तो उन्होंने कहा कि आई एम वंडर्ड दैट दिस बॉय हैज नॉट गॉट द इंडिया कैप। तो ये बड़ा मतलब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट था उनके लिए, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम लोग को दुख के लिए ही रहा कि वो खेल नहीं पाए इंडिया, और नहीं खेल पाए तो नहीं खेल पाए, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो कुछ वैसी ही कहानी अमोल मजूमदार की है, लेकिन अब ये सब ये बातें कल की हो गई, अब इसका बैगेज नहीं है। या पिछले कुछ समय से जो उन्होंने हासिल किया है वो उपलब्धि कहीं ज्यादा बढ़ी है, जो हम लोग बात कर भी रहे थे कि बड़ी लाइन उन्होंने खींच दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं 3-3 स्टार भारतीय टीम के जो रहे बैटिंग और बॉलिंग में, क्योंकि उन पर उस तरह से बात नहीं हो पाई जिस तरह से बात करनी चाहिए। अगर भारतीय टीम के हाथ में आज ये ट्रॉफी है, अगर हम लोग लगातार पिछले 48 घंटे से करीब जो बातचीत कर रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट के इर्द गिर्द ही कर रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लीजिए, आप प्रिंट मीडिया उठाकर देख लीजिए, आप रेडियो चैनल्स पर चले जाइए, टीवी चैनल्स पर चले जाइए, लगातार चर्चा हो रही है इस कामयाबी की, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब भारतीय टीम ने जीता है वुमेन्स वर्ल्ड कप। 3 आपको पहले बैट्समैन दिखाते हैं जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप का जो हमारा अभियान था उसमें शानदार परफॉर्मेंस किया। और बड़ी अच्छी बात है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा जब इसमें हमने सबसे आगे नाम देखा स्मृति मांधना का, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थी, सबसे ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, और वो उस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह पूरा किया। प्रतिका रावल थोड़ी अनफॉर्चुनेट रही, सेमीफाइनल तक टीम को लेकर आई, लेकिन फिर उसके बाद उनको चोट लग गई। 7 मैचेस उन्होंने भी खेले और 308 रन उन्होंने बनाए। अगर आप एवरेज देखेंगे तो 50 से ज्यादा की एवरेज है। जेमिमा रॉड्रिगेज, जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। सेमीफाइनल में अगर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ना हराया होता तो शायद ये हम आज इतना जश्न ना मना रहे होते, लेकिन जेमिमा ने कहा कि मैं अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी पड़ जाती हूं। तो जो उन्होंने बल्लेबाजी की, आप उनके भी आंकड़े देख सकते हैं, 58.40 की उनकी औसत है। 3 बल्लेबाज अंकिता अगर आपके प्लेइंग 11 से 50 से ज्यादा की औसत से रन बनाते हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं कि भले ही वो जो 3 मैच भारतीय टीम हारी, वो लिखा हुआ है रिकॉर्ड बुक में, उसको हम और आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में, तो
एक 50 ओवर के फॉर्मेट में 3 बल्लेबाज 50 प्लस का एवरेज, ये बताता है कि भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में बेस्ट क्रिकेट खेली है। बिल्कुल, और देखिए मतलब शुरुआत से भी हमने देखा है कि स्मृति का बल्ला नहीं चला था, और 2 मैच में जब बल्ला नहीं चला उसके बाद से लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। ट्रोलिंग का इसलिए भी सामना करना पड़ता है क्योंकि आपने इतना अच्छा क्रिकेट भी खेला। इससे पहले अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी जहां पर 2 बैक टू बैक शतक भी आए थे, तो वो कैलिबर है स्मृति के पास। और सबसे बड़ी बात है कि जब मतलब अंत हुआ इस मैच का, ये मैच खत्म हुआ, तो सबसे ज्यादा रन भी भारतीय बैटर्स की तरफ से उनके नाम भी दर्ज है। तो ये तमाम सारी चीजें दर्शाती हैं कि आपको जो मौका मिलता है, और मौके का फायदा एक मैच में 2 मैच में अगर आपको नहीं मिलता तो डेफिनेटली जो आपने कमियां पहले या दूसरे मैच में की है उससे आपको किस तरीके से मतलब अच्छा करना है, वहां पर किस तरीके से वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है, वो तमाम सारी चीजें जो है वो भारतीय महिलाओं ने किया। और वहां पर स्मृति का बल्ला और प्रतिका जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, भले ही हम मैच को गवा बैठे थे लेकिन वहां पर बल्लेबाजी उनकी कमाल थी। और वो मैच हम लगातार बात कर रहे थे, तीनों मैच जो है वो बिल्कुल क्लोज मैच गया था। ऐसा नहीं था कि एक तरफा अंदाज में तीनों टीमों ने मैच को जीता था। वहां पर जिस तरीके से भारतीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, 1-2 गलतियां वहां पर हुई थी, कैचेस अगर छूटते हैं, मिसफील्ड होता है तो कहीं ना कहीं रन ज्यादा आपके चले जाते हैं, तो ये बेनिफिट जो है वो सामने वाली टीम को भी मिलता है। इसके अलावा जेमिमा की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मतलब एक ऐसा प्लेयर हमें मिला है जब टफ कंडीशंस में जहां पर विकेट्स आपके गिर जाते हैं, वहां पर जिस तरीके से एक अकेली योद्धा लोन वॉरियर की तरह वो मैदान पर टिकी रही, दर्शाता है ये कि आप में वो जज्बा है, काबिलियत है। और वो तमाम सारी चीज जितने भी आप इंटरव्यूज उठाकर देखेंगे, जो सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, जो बड़े प्लेयर्स की हम लगातार बात करते हैं, वो हमेशा अपने फेल्योर से ही सीखते हैं। और हमेशा हमने देखा है कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, हम ऑब्जर्व नहीं करते, वो चीजें ऑब्जर्व वो करते हैं। तो ये मेहनत है उनकी। और कहते हैं ना कि लगातार जो हम किताबी चीजें पढ़ते हैं, जो कोट हम पढ़ते हैं, हमें पहले लगता है कि ये फालतू की चीजें कहाँ से आ गई है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन सफलता जो है वो मेहनत से ही आपको मिलती है। आप बैठे सोचेंगे, बहुत सारी चीजें हम बैठ के सोचते हैं, वो चीजें मिलती नहीं, उसके लिए आपको करना पड़ता है। तो कीप डूइंग, वही महिलाओं ने भी किया, वही मेंस क्रिकेट ने भी किया। और जिस तरीके से क्रिकेट का स्तर बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स का स्तर बढ़ रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में महिला काफी बढ़िया कर रही है। उम्मीद यही है कि ये लेगेसी जो है वो पास ऑन हो और भी मेहनत करें और भी अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि एक जीत जो है आपकी मेहनत को और ज़्यादा बल देती है कि आप अपने आप पर भरोसा बनाए रखें। और ये टीम जो है अब यहाँ से जिस तरह से इस टीम को जो कुछ भी हासिल होगा, जो प्यार, सम्मान, शोहरत, वो कहीं ना कहीं इस क्रिकेट को, वुमेंस क्रिकेट को और आगे लेकर जाएगा। इसमें कहीं से किसी को शको शुबा अब नहीं है। स्मृति मानना जो है, आपको ये भी बता देते हैं कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की जो फेहरिस्त है, बैटर्स की जो फेहरिस्त है, उसमें नंबर 2 पर रही। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की जो कप्तान थी लॉरा वॉलवर्ड, जिन्होंने 571 रन बनाए थे। हालांकि अनफॉर्चुनेट रहे, अब हमारे लिए तो अच्छा ही है वैसे, वरना अगर वो फॉर्चुनेट रहती तो हम लोग इस वक्त जश्न नहीं मना रहे होते। बट 571 रन, उन्होंने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर स्मृति मानना ही है 434 पॉइंट के साथ, 434 रन के साथ। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की, क्योंकि वहां पर भारतीय गेंदबाज जो है जो वो नंबर 1 है, यानी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट जो है यहां पर दीप्ति शर्मा ने ही लिए भी है। 22 विकेट उन्होंने लिए और 9 मैचेस में 22 विकेट। आप देख सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस। 9 मैचेस में 14 विकेट लिए श्रीचरणी ने, और क्रांति गौड़ ने 8 मैचेस खेले, उसमें लिए 9 विकेट। ये कमाल का जो परफॉर्मेंस रहा वो भी हमने देखा इन गेंदबाजों का और बल्लेबाजों का। और यही बात हम लगातार कर भी रहे थे अंकिता, कि भाई ये जो जीत है वो किसी एक खिलाड़ी की, किसी एक स्टार की नहीं है, बल्कि ये जीत जो है पूरी की पूरी टीम की है, पूरी की पूरी यूनिट की है। और वही हमने आपको आंकड़ों में भी दिखाया, जहां टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर्स और उसके साथ साथ कैप्टन, कोच, वो पूरी की पूरी एक अच्छी सी टीम का ड्रेसिंग रूम, उस ड्रेसिंग रूम का अच्छा सा माहौल। और अब मुझे लगता है अभी कुछ और घंटे तक बातचीत चलती रहेगी, बल्कि कहना चाहिए कुछ और दिन तक बातचीत चलती रहेगी इसी कामयाबी की। बिल्कुल, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट जो है वो निकल कर सामने आते हैं, कैसी संघर्ष की कहानी रही। हर एक प्लेयर का एक अलग मोटिव होता है, हर एक प्लेयर का एक अलग सोच होता है, और वो सोच जो है वो हर एक प्लेयर में नजर आया। मुझे याद आता है जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था, वहां पर जिस तरीके से क्रांति ने मतलब हरमनप्रीत से बात की कि भाई वहां पर स्लिप लगाइए और मैं विकेट ले लूंगी, तो वो चीजें दर्शाती है कि आप में वो जज्बा है, अगर आपको पता है कि आप वो कर सकते हैं। इससे पहले ही हमने देखा भी था कि क्रांति मतलब जो अभी हाल फिलहाल में ही टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, वो हरमनप्रीत के साथ इस तरीके से बात करती, तो आप देख लीजिए ड्रेसिंग रूम का माहौल, कप्तान ने कितनी लिबर्टी दी है, आप कोच ने कितनी लिबर्टी दी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो सोच जो है वो आपको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट भी आपको देना पड़ेगा, जो कि भारतीय महिलाओं ने हर एक डिपार्टमेंट में किया। मुझे साल 2023 का वर्ल्ड कप याद आता है, जैसे भारतीय टीम ने वहां पर प्रदर्शन किया था, हर एक डिपार्टमेंट काफी बढ़िया था, हर एक प्लेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी बढ़िया था, चाहे वो श्रेयस की बात करें, केएल राहुल की बात करें, गेंदबाजी में बात करें, शमी ने क्या गदर मचा
बचाया था, सबसे ज़्यादा विकेट्स भी वहाँ पर शमी के थे। तो ये तमाम सारी चीज़ें इस मैच में भी देखने को मिली। हाँ, हालांकि वो अंत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन ये अंत जो है वो काफ़ी बढ़िया हुआ, पिक्चर काफ़ी बढ़िया नजर आई और ये एक जीत है और ये मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं भारतीय महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा लेकर आएगी। बिल्कुल, और उसके बाद से भारतीय टीम जब जब कहीं पर नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया से टकराई है तो उसने बदला भी लिया है। वो जो हम लोग की 19 नवंबर वाली जो कसक है, वो कसक अब लगातार धीरे धीरे उस जख्मों पर अब अच्छे से मरहम लग गए हैं, बल्कि अब कह सकते हैं कि वो जख्म भर गए हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने अब उसमें जीत की खुशियां जो है लाकर दी हैं हमें, सौगात दी है हमें। चलिए, हमारी नज़र रहेगी स्पोर्ट्स की दुनिया में, हर एक जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।